हमारे देश में डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं, नेमली द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द मीडिया। कहा जाता है कि हर पिलर को अपने डोमेन में ही एक्ट करना चाहिए। इट वॉज सेड that the strength of a democracy depends upon the strength of each pillar and the way pillars complement each others। पर क्या अभी के सिनेरियो को देखकर आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि सभी पिलर्स अपने ही डोमेन में काम कर रहे हैं? आई एम श्योर नॉट, क्योंकि जैसे कि कुछ पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया है कि कैसे जुडिशरी के कुछ लीगल एक्सपर्ट्स ने बोला है कि गवर्नमेंट उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंटरफेयर करती है। सिमिलरली लेजिस्लेटिव साइड से भी यही सुनने को आया है कि जुडिशरी उनके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। जुडिशरी पर हाल ही में कई क्वेश्चंस रेज किए गए हैं, फिर चाहे वो उनकी रीसेंट जजमेंट से रिलेटेड हो या फिर कोलेजियम सिस्टम के थ्रू जजेस अपॉइंटमेंट के प्रोसेस पर। एट ईच एंड एवरी लेवल जुडिशरी इज बीइंग जज्ड, और उसी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी, जो कि देश की पूरी जुडिशरी का भार अपने कंधों पर उठाए चल रहे हैं। वैसे तो एक परिवार में हमेशा यूनिटी होती है, पर कभी कभी हमें मनमुटाव की झलकियां भी देखने को मिल ही जाती है। ऐसा ही कुछ जुडिशरी के साथ भी हो रहा है, जहां कुछ ज्यूरिस्ट और लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले में स्ट्रांगली एक साथ खड़े हैं। वहीं कुछ ऐसे लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं जिन्हें जुडिशरी के अगेंस्ट अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हुए देखा गया है। काफी बार आपने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, एडवोकेट प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट एक्स जज RF नरीमन एक्सेट्रा इनके व्यूज तो सुने ही होंगे। बट इस लिस्ट में एक और नया नाम उभर कर आ रहा है, और ये नाम है सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह का। इंदिरा जयसिंह ने वुमेन के अगेंस्ट होने वाली डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कई केसेस को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें मैरिटल रेप केस भी शामिल है। लॉयर होने के साथ साथ वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी है। तो इतने हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल करने वाली सुप्रीम कोर्ट की एक सीनियर एडवोकेट के जुडिशरी के बारे में क्या विचार है, इसे जानना तो बनता है। आपको बता दूं कि इंदिरा जयसिंह लॉ न्यूज पोर्टल द लीफलेट की को-फाउंडर भी हैं, और उसी में अपने एक ओपिनियन पीस में लिखते हुए उन्होंने 2023 की जुडिशरी के ऊपर अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए हैं। जयसिंह ने अपने ओपिनियन पीस में लिखा है कि 2023 के अंत में कोर्ट को उसके कोर फंक्शन से जज किया जाना चाहिए। वो सिटीजन्स के राइट्स और रूल ऑफ लॉ के डिफेंस में क्या जजमेंट्स डिलीवर करते हैं और पावर को कैसे होल्ड करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बाइंडिंग लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई पॉलिटिकल इंटेंट का स्टेटमेंट नहीं जिसे गवर्नमेंट ऑफ द डे की डिस्क्रिशन से इन्फोर्स किया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझाते हुए जयसिंह ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 का जिक्र किया, which states that all laws, custom and usages inconsistent with or impugnant to our fundamental rights shall to the extent of the impugnacy be void। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 32 और 226 का एग्जिस्टेंस ही इसलिए है ताकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे राइट्स की इन्फोर्सिबिलिटी को एस्टैब्लिश कर पाए। फिर भी अब देखकर लगता है कि सिटीजन्स की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अनइन्फोर्सिबल है। हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्स्टिट्यूशन को एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट की तरह लेते हैं और कोर्ट्स इसे करेक्ट नहीं कर पा रही। Also, it has failed to demand accountability। जयसिंह ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि गवर्नमेंट ने 2023 में एक भी सिंगल केस नहीं हारा है, जिसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट के 4 सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस की बात की। She said, demonetization, save for one dissent, the swearing in of a Bharatiya Janata Party led government in Maharashtra by the governor, the abolition of Article 370 and the challenge to the Special Marriage Act 1954 which excludes queer marriage, all were decided in favor of the government। साथ ही जयसिंह ने हैरानी से पॉइंट आउट किया है कि 2023 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में एक प्रोमिनेंट फीचर ये भी है कि बेशक डिक्लेरेशन ऑफ लॉ पिटिशनर के फेवर में थे, पर ऑपरेटिव ऑर्डर नहीं। आर्टिकल 370 जजमेंट की बात करते हुए उन्होंने कहा है, even though the Supreme Court held that the amendment to Article 370 proviso via the Article 367 route was ultra vires, it ruled that the abolition of Article 370 by the presidential order was valid since the president could in any event abolish Article 370 by resorting to Article 307 Clause 3 independent of the proviso unilaterally। सेम सेक्स मैरिज में भी कोर्ट ने पिटिशनर्स को वापस गवर्नमेंट के पास भेज दिया टू वर्क आउट फॉर अ न्यू लॉ। उनका कहना है कि रूलिंग पार्टी को लगता है कि हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस को लिखा और फिर से लिखा जा सकता है। उन्हें लगता है कि हमारे लॉज द मनुस्मृति एंड द अर्थशास्त्र में मिलेंगे और हमें अपने रूट्स में वापस जाना चाहिए। इसी पे क्वेश्चन करते हुए शी आस्क्ड, could these ideas perhaps be the permitting into the judiciary through a process of osmosis। उन्होंने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कोई वैल्यू है तो वो ये है that it contains Article 226 and Article 32 which enable the courts to give binding directions to the government which are the heart and soul of the constitution। पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने कहा कि आज की डेट में यही आर्टिकल्स इंडेंजर्ड है। इसी के इमीडिएट बाद जयसिंह का सवाल है कि पर ये अचीव कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ ऑथर्स
जैसे कि तरुणव खैतान, इन्होंने एक्सप्रेस किया है that it has been achieved by killing the constitution with 1,000 cuts. जयसिंह expresses that it is true for the legislature. But what about the judiciary? बहुत सारे इधर उधर के रीजंस जैसे कि गवर्नमेंट्स, अथॉरिटेरियन एंड मेजोरिटेरियंस मेकिंग कोर्ट्स वीक, कोर्ट ब्लैक मेकिंग एक्सेट्रा को साइट करने के बाद जयसिंह ने कहा कि इन सभी रीजंस के साथ साथ और भी फैक्टर्स हैं जिन्हें डीपर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण की गवर्नेंस को बताते हुए उन्होंने कहा कि इन दोनों ने कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर एक्सेप्ट किया था, पर आज की रूलिंग पार्टी लुक्स एट लिबरलिज्म एज एन इम्पोर्ट। They yearn for a return to Ram Rajya, the courts of Manusmriti and the governance of the Arthashastra. Judges पर हिट करते हुए उन्होंने कहा that sitting judges now refer to these texts to justify their decision at a rate that can only be described as alarming. Theology, whatever name is used to refer to it, custom, culture or religion, has for many become the source of law. राम मंदिर, जो कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की वजह से सेटअप हो रहा है, उसका रेफरेंस लेते हुए इंदिरा जयसिंह क्वेश्चन how this appeal to custom and culture impacted the judiciary. She said, it appears to have had a direct impact on the judiciary as they too have started appealing to culture and customs to justify imposing restrictions on fundamental rights or writing them out of existence. 2023 को एयर ऑफ सूरजमुखी कोर्ट कहते हुए जयसिंह ने सवाल किया कि अगर कल्चरल टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस गवर्नमेंट के एक्शन को अपहोल्ड करने के लिए यूज हो सकता है तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन के खुद के इंटरप्रिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की वैलिडिटी के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते। उन्होंने हाल ही में न्यू क्रिमिनल लॉज पर भी अपना ताना कसते हुए कहा है कि उन्हें रिपील करने की जरूरत नहीं थी, इन्हें अमेंड भी किया जा सकता था। उनका कहना है कि सिर्फ नाम बदल देने से लॉज एंटी कॉलोनियल नहीं बन जाते। जयसिंह को लगता है कि कंट्री गवर्न करने के लिए कल्चरल नॉर्म्स का सेटअप करने के अलावा कई डिसीटफुल डिवाइसेस का यूज हो रहा है जिसे जुडिशरी के पास छोड़ दिया जा रहा है टू सॉर्ट आउट द मेस। डिमोनेटाइजेशन का एग्जांपल देते हुए शी सेड इट वाज लेफ्ट टू द डिसेंटिंग जज टू पॉइंट आउट दैट द लॉ हैड बीन सर्कमवेंटेड। जयसिंह का कहना है कि हमारे कोर्ट्स सही में मैंड हैं क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के टेन्योर में 14 सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट हुए हैं जिसमें से एक भी वुमेन या फिर एसटी और एससी कम्युनिटी में से नहीं है। और हैरानी की बात तो ये है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का एक इम्प्रेसिव स्टैचू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लीडरशिप में सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस में इंस्टॉल किया गया है। अपने इस ओपिनियन पीस में इंदिरा जयसिंह ने जजेस अपॉइंटमेंट के पीछे की पॉलिटिक्स को भी हाईलाइट किया है। 2023 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मद्रास विक्टोरिया गौरी को कॉल आउट करते हुए उन्होंने पूछा है whether a person who had exhibited her hatred of religious minorities was eligible to be a judge of a constitutional court. जयसिंह ने कहा कि हमने जजेस के 2 अवतार देखे हैं, उनके कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने से पहले और बाद में। उन्होंने कहा है that something definitely changes when they become chief justices. Maybe it is the power that comes with being the first among equals, but their sense of power certainly increases. ये कहते हुए उन्होंने केसेस के असाइनमेंट के मुद्दे को हाईलाइट किया और कहा कि अगर कोई जज अवेलेबल नहीं है या दूसरे बेंच में है तो केस अगले सीनियर जज को ट्रांसफर किया जाता है और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो जूनियर ऑफ द 2 को। लेकिन ये प्रैक्टिस भी अबैंडन कर दी गई। She said, we have a herd of lawyers bench hunting. Now we are witnessing the registry bench hunting. Efforts by senior lawyers to meet the master of roster to address the issue have failed. उन्होंने करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अपने इस ओपिनियन पीस में काफी कॉल आउट किया है, ये कहते हुए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बार के साथ मोस्ट इनएक्सेसिबल है। उनको भेजे गए ओपन लेटर्स पर आज तक रिप्लाई नहीं मिला है और अब ये हाई टाइम है कि जजेस समझे कि लॉयर्स ही हैं जो बेंच और एग्जीक्यूटिव के बीच बैरियर बन के खड़े हैं। She asked, having achieved its agenda of building a Ram Mandir and the abolition of Article 370, what is the unfinished agenda of the Rashtra Swayam Sevak Sangh? Is it that of the Uniform Civil Code or might that be for the incoming government? अपने आर्टिकल को कंक्लूड करते हुए उन्होंने द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल का रेफरेंस दिया, जिन्होंने 15 जजेस के फुल पैनल ने मेजॉरिटी के साथ मिलकर पार्लियामेंट द्वारा एक लीड लॉ को रिजेक्ट कर दिया that barred judges from using a particular legal standard to overrule decisions made by the government ministers. ये बताते हुए जयसिंह ने एंड किया by saying there is no lack of judicial power in India, just the refusal to act on it. क्या आपको भी उनकी बातों से ऐसा लगता है? Share your views in the comment section and keep following Law Chakra.